अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बेटा असल में नेट कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम ले रहा था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। अभी आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक ज़्यादा अच्छा करके समझना है। मैं ग्रुप में बस मैसेज ड्रॉप कर दूँ। हसन, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। ठीक है बेटा, बस क्लास फिर शुरू करते हैं। मैं ग्रुप में बस मैसेज डाल। हसन, ग्रुप में मैसेज आ गया बेटा? यस सर, आ गया। ठीक है, बस फिर शुरू करते हैं। मैं बस स्क्रीन शेयर कर लूँ। ज़ैनब बेटा, आप हैं क्लास में? जी सर। अच्छा हना खान बेटा, अब ना मैं बड़ा स्लो होके समझाऊंगा, तो आपने जो जो चीजें पूछनी है मुझसे साथ साथ पूछती जाएंगी। ठीक है हना खान बेटा? मैं बहुत ना स्लो चलूंगा अभी, और एक एक चीज आपको बताऊंगा, तो आपने मुझे बताना है कि अच्छा ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है बेटा? ठीक है सर। हाँ, मैं बड़ा स्लो चलूंगा, लेकिन आपने ना मुझे उधर रोकना है जहां पे समझ नहीं आएगी। बाद में आखिर में नहीं कहना, शुरू से मुझे रोकना है कि अच्छा ये चीज मुझे समझ नहीं आई। सबसे पहले जो आपने मुझे बताना है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट फॉर्मूले फॉर वर्क्स इन फील्ड्स। हसान, फील्ड के अंदर वर्क के हमें फॉर्मूले लिखने हैं। तो हसान, एक फॉर्मूला होता है फॉर अट्रैक्शन, एक फॉर्मूला होता है फॉर रिपल्शन। पहला फॉर्मूला मैं आपसे पूछूंगा फॉर चार्जेस ऑफ सेम साइन, फॉर चार्जेस ऑफ सेम साइन। हाना खान बेटा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। वेरी गुड बेटा। अगर सेम साइन के चार्जेस होंगे तो विल गो विद रिपल्शन, विल गो विद रिपल्शन। अगली बात, सेम साइज के साइन के चार्जेस। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं जी क्लास तो हमारी चल रही है मैग्नेटिज्म की, तो आप चेंज क्यों करते हैं? तो इस क्लास का एक पर्पस ये भी है कि अगर सुबह की क्लासेस में कोई टॉपिक थोड़ा टफ जा रहा है तो उसको फिर शाम में हम कवर कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज भी हमें इस क्लास का लेना होता है कि अगर कोई टॉपिक फंस रहा है या मुश्किल लग रहा है तो इस क्लास में उसको समझ लिया जाए। तो फॉर चार्जेस ऑफ सेम साइन, अगर सेम साइन के चार्जेस हैं तो उसके लिए हम इसको यूं लेके चलेंगे कि हारिस, मैं बच्चों को उस वक्त तक नहीं निकालता जब तक वो कोई हरकत ना करें, लेकिन जब कोई बच्चा कोई हरकत करेगा तो ऑब्वियसली विल बी आउट। तो और बच्चे के पास माइक होना चाहिए, इट्स अ सिंपल थिंग। माइक ना होना इज नॉट समथिंग जो मैं समझ सकूं, क्योंकि फोन पे भी माइक अवेलेबल है, लैपटॉप पे भी अवेलेबल है। तो इट्स हाउ, हसान, इज इट पॉसिबल कि बच्चे के पास माइक ना हो?
शायद। वो कैसे? जब जूम को आप लॉग इन करते हैं तो माइक का ऑप्शन तो फौरन आ जाता है, तो आपको माइक का ऑप्शन लेना चाहिए। नहीं बेटा, फिर आपको डिवाइस चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि इन दैट केस फिर मसले होते हैं। अच्छा, फॉर चार्जेस ऑफ सेम साइन, अगर सेम साइन के चार्जेस हैं तो उसके लिए हम देखेंगे दे शुड अपडेट, दे आर सपोज टू बी अपडेटेड। ए लेवल कर रहा है बच्चा तो इतना तो बच्चे के पास रिसोर्सेज होते हैं। फॉर चार्जेस ऑफ सेम साइन, बेटा जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं ना कि दे आर नॉट अपडेटेड, आई बिलीव कि उनके पास आईफोन का लेटेस्ट मॉडल होगा, आई नो दैट। तो बच्चे फिर यही करते हैं ना। अब क्या कर सकते हैं फिर इस सिचुएशन में? पढ़ाई को लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। मैं क्लासेस में कई बार ना कैलकुलेटर चेक करता हूँ, बस ये बात मैं खत्म करने लगा हूँ। तो बच्चों के पास 1000 रुपए का कैलकुलेटर नहीं होता, लेकिन 2 लाख का फोन सबके पास होता है। तो बेटा ये भी तो दुनिया में चल रहे हैं ना फिर। अच्छा, फॉर चार्जेस ऑफ सेम साइन दैट इज रिपल्शन, तो हम कहेंगे if a charge plus q moves in the field of plus capital Q, हसान वर्क का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू 1/4 पाई 4 इप्सिलॉन, by epsilon. स्मॉलर क्यू कैपिटल क्यू ब्रैकेट। हाँ जी, अब R1 पहले होगा या R2? Yeah, 1/R1. -1/R2। हाना खान बेटा, इसकी जो रीजंस है ना, दे आर मैथमेटिकल। इसकी जो रीजंस हैं दे आर मैथमेटिकल। तो इन दैट केस, क्योंकि इसकी रीजंस मैथमेटिकल हैं, तो इसलिए हम इसकी जो है डिस्कशन नहीं करेंगे। आपने ये फार्मूला याद रखना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको ये फार्मूला याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, जो कि सिर्फ जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको पता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं सिखा सकता, तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? हाना खान बेटा, हो गया? यस सर। बेटा हम टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि मैं सुबह की क्लासेस में भी पढ़ा चुका हूं। तो बच्चों को ये टॉपिक मुश्किल लगा था, इसलिए मैं इस टॉपिक का एक रिवीजन करवाना चाह रहा हूं। अच्छा, अब अगली बात पे आते हैं। अगर होगा अट्रैक्शन, जी बेटा वो मैग्नेटिज्म भी करेंगे, लेकिन जो टॉपिक नहीं आता पहले उसको पक्का करेंगे। सुबह वाली क्लास का कोई टॉपिक फंसेगा तो उसको प्रायोरिटी पे करेंगे, उसको पहले करेंगे। अच्छा, अब if a charge plus q moves in the field of minus q, हाना खान बेटा अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन। बेटा ये केस हो गया फिर अट्रैक्शन का। ये केस किसका हो गया? अट्रैक्शन का। तो इन दैट केस वर्क का फॉर्मूला बनेगा वर्क इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉलर क्यू कैपिटल क्यू इनटू 1/R2 माइनस 1/R1। अगली बात, अ मैस स्मॉलर m, हसान ये तुम बताओगे, अ मैस स्मॉलर m मूव्स इन द फील्ड ऑफ कैपिटल M, हसान अट्रैक्शन या रिपल्शन? दिस इज केस ऑफ Gravitation. नहीं बेटा, अट्रैक्शन है ना। मैं अट्रैक्शन रिपल्शन की बात कर रहा हूं। मैसेज में Sorry. अट्रैक्शन होगी ना Yes, sir. बेटा। देखो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका जो वर्क का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बेटा, ये बन जाएगा कैपिटल जी स्मॉलर m कैपिटल M। क्योंकि अट्रैक्शन का केस है तो 1/R2 माइनस 1/R1। तो बेटा ये मैंने सिर्फ क्या बताया? वर्क के फॉर्मूले बताए फील्ड के अंदर। फील्ड के अंदर वर्क जो है वो इन सब के इक्वल होगा। हसान कॉपी हो गया बेटा? Yes, sir. मुनीब यू आर इन A1 और A2? मुनीब यू आर फ्रॉम A1 और A2 बेटा? अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। अब हम आते हैं एक अगली बात पे, वो ये है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट विच पॉइंट
electric potential, at which point electric potential will be 0? Hassan, quick answer. Infinite points. Infinite points होंगे वो तो. पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल ठीक है. लेकिन बेटा एक बात सुनो, जब तुम कहते हो कि एक इंसान, अ ह्यूमन बीइंग, तो यू रेफर टू वन ह्यूमन बीइंग या ऑल ऑफ देम? A human One. being has, okay, a human being has 2 fingers. Sorry, a human being has 10 fingers. A human being has 2 hands. A human being has that. You are referring to a certain human being or all of them? So technically all of them. All of them. So when you say an infinite point, you're referring to all of them. You can say that it's one infinite point. So you define one out of them and it will represent all of them. बात समझ आ गई? Yes, sir. You can say that at infinite point, क्योंकि हर infinite point की तरह का होगा, सब सेम है. तो हम ये कहेंगे कि potential will be 0 और potential का यूनिट क्या होगा? Joules possessed by every coulomb. सर जी बेटा. सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप V से रिप्रेजेंट करते हैं? जी बेटा बिल्कुल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वही वाला है जो हमने A1 में पढ़ा था, जिसको हम वोल्ट कहते हैं, यानी कि एक चार्ज का जो वोल्ट होता है उससे रिलेटेड. बेटा एक्चुअली पता है बात क्या है? जो वोल्ट होता है, हाँ बेटा रिलेटेड है. अच्छा बेटा, जो वोल्ट होता है वो होता है ज्यूल्स ऑफ एवरी कूलम. तो हम जब A1 में पढ़ते थे वोल्ट क्यों डिवेल्प होते हैं? जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में जाता है तो वोल्ट डिवेल्प होते हैं. जो आपका बिजली का सेल होता है वो फील्ड डिवेल्प करता है, उस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के वोल्ट डिवेल्प होते हैं. ये हमेशा यही कॉन्सेप्ट चलता है. हाना खान बेटा, जब हम A1 में भी पढ़ते थे ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आती थी, वो एनर्जी इसीलिए आती थी कि जो सेल होता था वो वोल्ट के थ्रू फील्ड डिवेल्प करता था. उस फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनके वोल्ट बिल्ड होते थे. तो जब भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में जाएगा तो उसके वोल्ट डिवेल्प होंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन. हाना खान बेटा अब बताएं, आ गई थोड़ी सी बात समझ? जी सर, समझ आ गया. ये वही वाला वोल्ट है जो हमने A1 में पढ़ा था, ये कोई नई चीज नहीं है. तो V that is 0 joule per coulomb, तो will be 0 कहां पे? At infinite point. At infinite point. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आप बताएं, what is the condition for electrical PE to be equal to electric potential? Hana Khan beta, you have to tell. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब बन जाता है? चलें आप इस क्वेश्चन का आंसर ना करें, आप मुझे ओ लेवल का एक कॉन्सेप्ट बताएं. आप मुझे बताएं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब बनती थी? कुछ याद है? सर जब 1 kg मास होता बिल्कुल था. सही हो गया. तो हीट कैपेसिटी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाती थी जब m होता था 1 kg. So you have same concept here. The electric potential is specific electrical potential energy. So if you define it for a unit charge, then it's electric potential. तो हम कह सकते हैं. सर जी बेटा आप बताएं. सर सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ वो एनर्जी है ना जो किसी चार्ज के पास होती है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि चार्ज के पास होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फील्ड. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी चार्ज के पास होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन द फील्ड. ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जब हम +1 डिफाइन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. ठीक है. जी बेटा, अगर हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए तो फिर वो क्या होगा? इट वुड बी एनर्जी ऑफ 1 कूलम. तो बेटा हम इसको यूं लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी of +1 coulomb
is equal to V. And what is V? Electric potential. हाना खान बेटा, अब कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं जरा। नहीं सर, क्लियर हो गया। जी बेटा। बेटा असल में क्लास एक्सक्यूज मी सर, का होता है प्रेशर, तो वहां पे इस तरह से समझाना ना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए शाम की क्लास में अगर हम चीज समझ लें तो सुबह में असल में क्वेश्चंस करवाने होते हैं, पास पेपर करवाने होते हैं, प्रैक्टिस करवानी होती है, तो इसमें हम स्लोली स्लोली समझ सकते हैं। अरीज बताओ। सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो आज क्लास में कंसेप्ट किया उसका आगे कंटिन्यूएशन है? ना, ये वही कॉन्सेप्ट मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, उसका मैं बेसिक आइडिया समझा रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्ट जो है उसके फार्मूले शामुले कहाँ से आए हुए हैं, वो मैं ठीक है सर, मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। अच्छा आगे आते ठीक हैं, है सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। कंडीशन फॉर डेल्टा पीई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क। हसान बताओ बेटा। सर ये तो हर केस में होता है, हर प्रोवाइडेड कि केस में इनफिनिट होता है, से तो ट्रैवल इसकी करें। कंडीशन हम क्या कहेंगे? दिस विल ऑलवेज अप्लाई। हाना खान बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ वर्क के, तो हम यूं कह सकते हैं कि चेंज ऑफ जीपी। जैनब, चेंज ऑफ जीपी किसके इक्वल होगा बेटा? नेगेटिव ऑफ व्हाट? नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल वर्क। नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेविटेशनल वर्क पॉजिटिव होगा तो जीपी जो है उसका चेंज होगा डिक्रीज। पॉजिटिव वर्क से जीपी डिक्रीज होगी, नेगेटिव वर्क से जीपी इंक्रीज होगी। तो हसान, नेगेटिव वर्क से जीपी बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज करेगी, और पॉजिटिव वर्क से डिक्रीज। डिक्रीज करेगी। ठीक है, और ये बात डेल्टा इलेक्ट्रिकल पी। हाना खान बेटा आप बताएं, डेल्टा इलेक्ट्रिकल पीई जो है बेटा वो किसके इक्वल होगी? जल्दी से बताएं। नेगेटिव इलेक्ट्रिक वर्क। नेगेटिव इलेक्ट्रिक वर्क। नेगेटिव इलेक्ट्रिक वर्क। बेटा अब आपने ये भी बताना है, फर्ज करें एक चार्ज है इसका मोशन है इस तरफ और इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी इस तरफ है। हसान, वर्क इज बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स? सर बाय द फोर्स। बाय द फोर्स, एंड इट इज पॉजिटिव वर्क। इसमें आप क्लास में थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। इट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक वर्क, or you can say that, or you will write it work by the force or work by the electric force। तो हाना खान बेटा, इलेक्ट्रिकल पी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। जी बेटा, इलेक्ट्रिकल पीई वो नेगेटिव साइन की वजह से ना, तो इलेक्ट्रिकल पीई विल डिक्रीज। इलेक्ट्रिकल potential energy in that case it has to decrease। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फिर इससे कम हो जाएगी। जी बेटा आप बताएं। सर एक छोटी सी चीज़ कंफर्म करनी है सर, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरह स्पेसिफिक होगा, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट कैपेसिटी की तरह होगा। बेटा यही तो मैं शुरू से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा यही तो बात है सारी जो आपने समझनी है। ये V की तरह होता है और ये P की तरह होता है, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। जिस तरह आपने हीट कैपेसिटी पढ़ा था उसी तरह P होता है, और जिस तरह आपने स्पेसिफिक पढ़ा था वो V होता है। तो V होता है फॉर यूनिट चार्ज, और जो हीट कैपेसिटी है इट्स लाइक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा यहां तक हम पहुंच गए। हसान ये बताओ, अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करते हैं, तो वर्क इज बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स, व्हाट वुड यू से क्विकली? सर अगेंस्ट द फोर्स। हाँ, जब इनको टुवर्ड्स मूव करेंगे तो इनका जो फोर्स होगा वो इसके अपोजिट होगा, तो ये नेगेटिव वर्क होगा। तो वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, सो electrical PE will
So electrical P will increase. ज़ैना बेटा यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है जितनी चीजें अभी तक हमने लिखी हैं? नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है बेटा। अच्छा अब बच्चों मुझे आप ये बताओ, अगर मैंने डेल्टा वी को लिखना है, अगर मैंने डेल्टा वी को लिखना है, या यूं करते हैं, चलो मैंने v को लिख लिया डेल्टा v के इक्वल, मैंने डेल्टा v को लिख लिया डेल्टा PE के इक्वल, और मैंने डेल्टा PE को लिख लिया नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क के इक्वल। ज़ैना बेटा कंडीशंस मैं आपसे पूछूंगा। ज़ैना बेटा व्हाट इज द कंडीशन फॉर v एंड डेल्टा v टू बी इक्वल? सर चार्ज 1 कूलम होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा बेटा v और डेल्टा v इक्वल कब होगा? ज़ैना बेटा व्हाट यू सेड? सर शायद जब चार्ज 1 कूलम होगा। इट्स अ रॉन्ग आंसर। ज़ैना बेटा आपने अगेन ट्राई करना है तो कर लें, वरना मैं किसी और बच्चे से पूछूं। सर फाइनल और इनिशियल इक्वल। चलो हसान से पूछते हैं। हसान बताओ। सर जीरो पोटेंशियल से शुरू करें या इन्फिनिट से? ज़ैना बेटा असल में दो कंडीशंस हैं जिनको ना बच्चे मिक्स करते हैं, इट्स कॉमन। जब चेंज और वैल्यू इक्वल हो तो उसके लिए इनिशियल शुड बी 0, और जब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल इक्वल है तो उसके लिए द चार्ज शुड बी 1 कूलम। सो दे आर टू डिफरेंट कंडीशंस। v and delta v will be equal if सर जीरो और इन्फिनिट पॉइंट तो एक ही चीज बात होते है, हैं ना? बिल्कुल एक बात है, बिल्कुल एक बात है, यही बात है। if the starting point is infinite, हाँ हारिस, मैं अगली बार से तुम्हें बता दूंगा। वैसे ये क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं तो इट्स अ रिवीजन। अगली बार मैं जो है ना डेली मैसेज कर दिया करूंगा कि कल ये टॉपिक पढ़ना है। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज infinite point where V1 initial potential, where V initial will be 0 volt. ज़ैना बेटा क्लियर ये बात? जी सर क्लियर होगी। तो बेटा जो चेंज है वो फाइनल के इक्वल कब हुआ करेगा? जब इनिशियल 0 होगा। और इनिशियल कब 0 होगा? जब इन्फिनिट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल इज 0 when you start from infinite point at infinite distance from the isolated charge, the potential becomes 0. So जब भी हम स्टार्ट करेंगे infinite point से तो initial value of potential 0 होगा और change of potential final potential के equal हो जाएगा। अयान बेटा आपको समझ आ गई इसकी? अयान अफजल। यस सर। अच्छा हाना खान बेटा आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जी सर एक है। बताएं बेटा। सर V इनिशियल 0 वोल्ट इन्फिनिट पॉइंट पे होने की यही रीजन है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाता है। सो इन्फिनिट पॉइंट इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो फील्ड। अच्छा जी हाना खान बेटा आप बताएं डेल्टा V डेल्टा PE के इक्वल कब होगा? क्विक आंसर। डेल्टा V डेल्टा PE के इक्वल कब होगा? व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? हसन डेल्टा V डेल्टा PE के इक्वल कब होगा बेटा? सर इनिशियल 0 से स्टार्ट करें। नहीं बेटा गलत, वोल्ट्स। गलत बेटा। ज़ैना बेटा आप बताएं। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें। इफ Q इज +1 कूलम तो बेटा डेल्टा V जो है वो डेल्टा PE के इक्वल कब होगा? अगर Q क्या होगा? 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज को जब मूव करेंगे +1 कूलम होगा तो वोल्ट और जूल इक्वल हो जाएगा। बेटा आसान जबान में वोल्ट और जूल कब इक्वल होगा? जब मूविंग चार्ज जो है वो 1 कूलम होगा। ठीक है ना बेटा? जी सर। सर यूनिट चार्ज में और इसमें कोई फर्क है? एक ही बात है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। हसन आप बताओ। ठीक है सर, नहीं मैं नहीं। अच्छा हसन अगली बात पे आ जाओ। ज़ैना बेटा ये आप बताएंगी डेल्टा PE नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क के इक्वल कब होगा? डेल्टा PE
नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क के कब इक्वल होगा? व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? इट्स ऑलवेज, इट विल ऑलवेज अप्लाई। अब हाना खान बेटा मैं आपसे चीजें पूछता हूं, आप कंडीशन बताएं। सबसे पहली चीज बेटा, पीई जो है वो वी के इक्वल कब हो जाता है? जल्दी से बताएं बेटा। जूल और वोल्ट इक्वल कब हो जाता है? क्विक। जब 1 कूलम चार्ज होता है। वेरी गुड बेटा। तो जब भी चार्ज होगा 1 कूलम, वोल्ट और जूल इक्वल हो जाएगा। जैना बेटा बात समझ आ गई? जी सर। जब भी 1 कूलम के लिए डिफाइन करेंगे तो V जो है वो P बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ +1 कूलम इज द वोल्ट। ठीक है, अगली बात सर बेटा, एक सेकेंड सिर्फ। डेल्टा PE जो है वो PE के इक्वल कब हो जाएगा? हाना खान बेटा ये बताएं जरा, डेल्टा PE PE के इक्वल कब हो जाएगा? सर जब इनिशियल 0 होगा। वेरी गुड बेटा। हसान, इनिशियल कब 0 होगा? इन्फिनिट पॉइंट्स पे। वेरी गुड हसान, तुम दो चीजों को ना मिक्स कर रहे थे। V और PE इक्वल होता है जब +1 कूलम चार्ज होता है। चेंज और वैल्यू इक्वल होता है जब स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिट होता है। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज infinite point, Zaina beta you have to tell, delta V के इक्वल कब हो जाएगा? सर जब इनिशियल वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट होगा। इनिशियल पोटेंशियल, और वो कब होगा? इफ, इनफिनिट पॉइंट। जी बेटा, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज infinite point। अच्छा बेटा, अब ये सारी बातें लिखने के बाद ना अगर हम पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक वर्क पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा अगर 1 कूलम चार्ज इन्फिनिट पॉइंट से मूव करेंगे किसी भी पॉइंट पे। तो इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे सेंटेंस में, और हम लिखेंगे एग्जाम डेफिनेशन, हम लिखेंगे एग्जाम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आसान, जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है उसको हम लिखेंगे वर्ड्स में। हम क्या लिखेंगे? द वर्क विल बिकम द पोटेंशियल if we have +1 कूलम चार्ज and it moves from infinite point to a point। तो हम इसको यूं लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक वर्क, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन को इग्नोर कर दिया। इलेक्ट्रिक वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from infinite point to a point, up to a point भी कह सकते हो या to a point P भी कह सकते हो। P is a symbolic point। हसान, अ पॉइंट को मेंशन भी कर सकते हैं या जनरली अ पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है सर। टू अ पॉइंट P रिप्रेजेंट्स, आपने कहां से स्टार्ट किया? आपने स्टार्ट किया इन्फिनिट पॉइंट से, और आप कहां पे पहुंचे? आप P पे पहुंचे। तो जितना वर्क होगा इलेक्ट्रिक, वो रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। हाना खान बेटा आप ये बताएं, आपको डेफिनेशन समझ आ गई बेटा? जी सर। अयान, तुम्हें डेफिनेशन समझ आ गई? अच्छा बच्चों, अब इस डेफिनेशन के हिसाब से एक क्वेश्चन लिखें पॉइंट P, यूं लिखें बल्कि, अ पॉइंट P is at a distance of smaller r from a point charge
from a point charge plus q. So a point p, बेटा ये मैं p लिखना भूल गया था. A point p is at a distance of smaller r from a point charge plus q. अगली बात, a plus 1 coulomb charge, a plus 1 coulomb charge is moved, a plus 1 coulomb charge is moved from infinite point to point P. Question का first part. Write a formula for electric work done. Hana Khan beta, it's a case of repulsion or attraction? Beta, it's a case of repulsion or attraction? Quick answer. Hassan, repulsion or attraction? Repulsion. Zainab beta, Positive. repulsion या attraction? Repulsion. Repulsion. तो बेटा ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है. अच्छा बच्चों, ये जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे जिन बच्चों के नाम सामने नजर आते हैं ना, मैं उनसे पूछ रहा होता हूँ. तो अगर कोई बच्चा ये समझ ले कि मैं फेवरेटिज्म करता हूँ, तो इट्स नॉट. मुझे जो नाम नजर आते हैं बस उनसे मैं सवाल पूछ रहा होता हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा होता हूँ, तो मुझे कुछ कम नाम ही नजर आ रहे होते हैं. तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव कैपिटल क्यू. इससे हम चले गए एक जगह पे पॉइंट पी पे. पॉइंट पी पे जो डिस्टेंस है पी का वो है जी स्मॉलर आर. अच्छा, हमने स्टार्ट कहां से किया भाईजान? हसन कहां से स्टार्ट किया भाई? तो इनफिनिट हमने इन्फिनिट पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, इन्फिनिट पॉइंट से. और जो बात हमें बताई हुई है अगर उसको फॉलो किया जाए तो वी टुक अ पॉजिटिव चार्ज दैट इज अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1 कूलम, दैट इज प्लस 1 कूलम, एंड वी हैव मूव्ड इट फ्रॉम इन्फिनिट पॉइंट टू पॉइंट P. तो ये हो गया जी इसका मोशन, ये हो गया जी इसका मोशन. हम इसको ले गए पॉइंट P पे. तो अ प्लस 1 कूलम चार्ज बीइंग मूव फ्रॉम इन्फिनिट पॉइंट टू पॉइंट P. हसन, फोर्स और मोशन सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट होंगे? फोर्स और मोशन ऑपोजिट हो जाएंगे. तो वर्क इज बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स? अगेंस्ट द फोर्स. अगेंस्ट द फोर्स. तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. डिक्रीज होगी. इंक्रीज होगी. इंक्रीज नहीं होगी. इंक्रीज, हाँ इंक्रीज होगी. मैंने गलती से कह दिया, इंक्रीज होगी. अच्छा, अब यहां तक. हाना खान बेटा, आपको कोई सवाल है तो आप पूछें. नहीं है सर. अच्छा बेटा ये बताएं, R1 की वैल्यू क्या होगी जल्दी से? R1 की वैल्यू? सर इन्फिनिट. इन्फिनिट. मेहर आपको समझ आ गई कि R1 इन्फिनिट होगा, क्योंकि हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं इट इज द इन्फिनिट पॉइंट. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिट डिस्टेंस. बेटा R2 की वैल्यू बताएं हाना खान बेटा. सर R2 होगा R. चलें, R1 हमें मिल गया, हमें R2 मिल गया. R1 इन्फिनिट, R2 R. अच्छा फार्मूला हसन, फार्मूला रिपल्शन वाला लिखेंगे या अट्रैक्शन वाला? रिपल्शन वाला. R1 पहले होगा या R2 पहले होगा? R1 पहले होगा. वेरी गुड बेटा. 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉलर q कैपिटल Q इनटू 1/R1 माइनस 1/R2. आप में से जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए मैं एक बात बता देता हूं, ओनली फॉर मैथ्स वाले बच्चे. बायो वाले बच्चे ना ये कॉपी करेंगे ना देखेंगे. ओनली फॉर मैथ्स वाले बच्चे. बात यह है कि जो वर्क होता है ना, वर्क वो एरिया होता है. इंटीग्रेशन R1 से R2, फोर्स का इंटीग्रेशन डिस्टेंस के साथ. हसन मैथ्स पढ़ते हो? पढ़ चुका हूँ सर.
तो समझ आइए मैंने क्या लिखा है? Yes, sir. ठीक है, तो अगर अट्रैक्शन हो ना, अट्रैक्शन, तो उसमें ना फोर्स को नेगेटिव लेते हैं जब वर्क की कैलकुलेशन करते हैं। तो R1 से R2, और ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉलर क्यू कैपिटल क्यू ओवर फोर्स का फॉर्मूला होता है R स्क्वायर, और फोर्स को नेगेटिव लेते हैं dr। जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आप सॉल्व करते हैं रिपल्शन के लिए, बायो वाले बच्चे आंखें बंद कर लेंगे, इसको फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन R1 से R2, रिपल्शन में फोर्स को लेते हैं पॉजिटिव, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉलर क्यू कैपिटल क्यू ओवर R स्क्वायर dr। अगर आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉलर क्यू कैपिटल क्यू इंटू 1/, ये आ जाएगा इसमें रिपल्शन के केस में R1 पहले और R2 बाद में। पर जब आप अट्रैक्शन वाले को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉलर क्यू कैपिटल क्यू इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। अब क्योंकि हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाते तो बच्चों को फाइनल रिजल्ट याद करवा देते हैं। आसान आ गई समझ? Yes, sir. तो हना खान बेटा आपको फार्मूला तो याद है ना, ये वाला कहां से आया? दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ठीक है बेटा? जी सर। तो इलेक्ट्रिक वर्क के फार्मूला में वी हैव टू सी कि वेदर इट्स अट्रैक्शन और इट इज रिपल्शन। तो अब अगर हम देखें तो ये बनेगा बेटा, आज मैग्नेटिज्म नहीं करेंगे हारिस बेटा, आज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही करेंगे। अच्छा, अब ये बन जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉलर क्यू कैपिटल क्यू इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अच्छा, अब हाना खान बेटा सारी जो वैल्यूज हैं वो अगर पुट करते हैं तो ये बताएं स्मॉलर क्यू किसके इक्वल है बेटा? स्मॉलर क्यू किसके इक्वल है? क्विक आंसर। +1 कूलम चार्ज। जी बेटा। जैना बेटा स्मॉलर क्यू +1 कूलम क्यों है, वजह बताएं। बिकॉज इट इज अ मूविंग चार्ज, बिकॉज इट इज अ मूविंग चार्ज ना। रूल ये है कि मूविंग चार्ज जो है वो स्मॉलर क्यू है, कैपिटल क्यू है प्लस क्यू। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1/द कूलम्स कांस्टेंट इंटू +1 कूलम इंटू कैपिटल क्यू, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/R1 हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिट, और R2 हमारे पास हो जाएगा R, क्योंकि P तक पहुंचना है ना। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू 0 माइनस 1/R। हसान हमने क्या कहा था, वर्क नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? Negative. सर वैसे क्वेश्चन है बताओ। सर, लाइक डिफाइन करते हुए तो हम मैथ से डिफर करते हैं फिजिक्स में कि इन्फिनिट इज नॉट अ लार्ज वैल्यू, लेकिन फिर यहाँ पे कैलकुलेशन में तो हम उसे बहुत लार्ज ले लेते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, आप कुछ मिस कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं। बात ये है कि ये जो इन्फिनिट होता है ना, ये रिलेटिव होता है। ये कैसे होता है रिलेटिव? अगर मैं तुम्हें दूं एक एग्जांपल जिसमें हम रेजिस्टर्स की बात करते हैं, ठीक है? आपका सवाल मैं पूरी तरह समझ गया हूं। तुम कह रहे हो 1/इन्फिनिट को हमने 0 तो कर दिया ना, यही सवाल है ना आपका? चलें उसका हम आपको आंसर करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक रजिस्टर है 1 ओम का ठीक है? दूसरा रजिस्टर है 0.000001 ओम का। मेरे पास एक रजिस्टर है 1 ओम का। मेरे पास दूसरा रजिस्टर है 1 के साथ ये अन्यवा 0। मैं इस 1 ओम को इन्फिनिट ट्रीट करूंगा और मैं इस 1 ओम को 0 ट्रीट करूंगा। मैं इसको ओपन सर्किट कहूंगा, मैं इसको शॉर्ट सर्किट कहूंगा। आप इतने से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहा हूँ, यस। कर रहे हैं। चलें अब अगली बात पे आते हैं। अब आपने कहा कि मैंने कहा था कि फिजिक्स में जो इन्फिनिट होता है वो फिनाइट होता है, तो मैं 1/इन्फिनिट को 0 क्यों कर रहा हूं? यही सवाल है ना आपका? यस सर। लेकिन मैंने साथ एक और बात की थी जो आप भूल गए थे। मैंने ये कहा था कि जो इन्फिनिट होता है वो आपकी कैलकुलेशन के जो डिस्टेंसेज हैं उसके मुकाबले में इतना ज्यादा होता है कि जो कैलकुलेशन के डिस्टेंसेज हैं वो उस इन्फिनिट को इम्पैक्ट नहीं कर सकते। ये बात है याद आपको? नहीं बेटा अगर आपको क्लास याद हो तो मैंने कहा था कि इन्फिनिट जो है वो उस चीज को कहते हैं जो
बाकी डिस्टेंसेस के मुकाबले में इतना बड़ा हो कि बाकी डिस्टेंसेस उसको इंपैक्ट ना कर सके। मैं आपको मैंने क्लास में ये भी बताया था दैट यू आर मिसिंग। मैं आपको बताता हूं, आपके पास D है, D1 है और D2 है। D इंफिनिट तब मिलेगा जब D में से D1 निकाला तो D आ गया, D में से D2 निकाला तो भी D आ गया। कुछ आई है बात समझ? Yes. हसान, तो मैंने ये क्लास में बताया था आपको कि D इतना बड़ा है कि D1 और D2 उसको इफेक्ट ही नहीं करते। तो अब मैं अगर उसी बात पे आ जाऊं, देखो यूं करते हैं, हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं R1 और एक डिस्टेंस ले लेते हैं R2। R1 तुम्हारे पास है 10 मीटर, R2 तुम्हारे पास है 0.000001 मीटर। कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है? Yes, sir. तो मैंने आपको ये कहा कि अगर मैं ब्रैकेट पे सिर्फ फोकस करता हूं, मैंने आपको कहा 1/R1 - 1/R2 विल बी सेम एज 1/R2। यही कहा ना मैंने असल में। तो देखो मैंने R1 को 0 किया ना पूरी टर्म को, तो मैंने 1/R2 बचा लिया। यही है या कुछ और है? फर्ज करें अगर मैं R2 को सब्स्टिट्यूट ना करूं, R2 को चलाता जाऊं, तो R2 आ गया ना आखिर में, ठीक है? Yes, sir. तो मैंने एक्चुअली आपको ये बताया कि R1 अगर बहुत बड़ा हो तो इस कैलकुलेशन का आंसर 1/R2 ही रहेगा। तो हम टेस्ट कर लेते हैं। 1/10 - 1/0.0000 कितने जीरो हैं आसान? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 1। आसान मेरी बात सुनो, ये बन गया 0.1, ये कितना बन गया आसान? 10⁻6 10⁻7? Yes. 10⁻7। चले अब बताओ 10 मिलियन में से 0.1 निकाल भी लें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. तो फिर -10⁻7 ही आंसर आ गया ना। बताओ। Yes, sir. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ 1/0.000 वो 0 और 1 करता और नेगेटिव, तो भी तो मुझे -10⁻7 ही मिलना था। अब समझिए मैंने 1/R1 को 0 क्यों किया है। मुझे बताओ 1 लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है. अच्छा मेरी बात सुनो, 1/10 का कोई इम्पैक्ट हुआ ये बताओ? कैलकुलेशन नहीं. 1/10 ने कोई इम्पैक्ट किया या नहीं किया? नहीं किया sir. बात सुनो, अगर मैं इधर ये लिख दूं 0 - 1/0.0000 7 जीरो थे, 6 जीरो 6 जीरो थे ना? 1। Yes, sir. अच्छा मेरी बात सुनो, इसका आंसर तुम्हें मिला -10⁻7, इसका भी आंसर मिला -10⁻7। तो मुझे बताओ मैं 1/10 को 0 पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकते हैं. तो 1/10 तो 0 नहीं होता। तो जब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने 1/∞ को 0 पुट कर दिया, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मैंने आपको ये समझाया था कि 10 मीटर कैन बी इन्फिनिट गिवन दैट द अदर डिस्टेंसेस आर सो स्मॉल कि 10 मीटर उनके मुकाबले में बहुत बड़ा हो जाए और 10 मीटर जो है वो कैलकुलेशन को इम्पैक्ट करना छोड़ दे। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने 1/10 पुट किया या नहीं किया, उससे कोई फर्क पड़ा कैलकुलेशन पे? नहीं. तो 10 मीटर जो कि एक फिनाइट डिस्टेंस है, इस कैलकुलेशन में इट इज इनफिनिट। अब बताओ। सर तो लाइक इन्फिनिट करने के लिए हमें डिस्टेंस रिलेटिवली इंक्रीज करना Infinite is a पड़ेगा. relative term. What you are not understanding is that infinite is a relative term. Infinite is not an absolute term. It is a relative term. So a number can be infinite in a given calculation. It may not be infinite in some other calculation. So now you understand that? सर तो लेट्स से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 मिलीमीटर के रीजन को कवर करती है और हम ठीक है। चार्ज को 4 मिलीमीटर पे रख लेते हैं, वहाँ पे फील्ड तो नहीं है. इसमें से कोई भी इन्फिनिट, इसमें से कोई भी अच्छा फिनाइट हो जाएगा पर. नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं अब आपको बताता हूँ बात। जब आपका फील्ड 3 मिलीमीटर में एग्जिस्ट करेगा, फर्ज करें ये वो 3 मिलीमीटर है जिसमें आप कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि फील्ड का कट ऑफ नहीं होता जिस तरह आप करना चाह रहे हैं हसन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फील्ड वीक होता है, खत्म नहीं होता। पहली बात, ये बात समझ आ गई? फील्ड यस सर. वीक होता है, खत्म नहीं होता। तो तुमने तो कट ऑफ कर दिया है ना। तो फील्ड जो होता है इस तरह से
ये जाएगा हसन, तुम बाकी लोगों को कंफ्यूज कर दोगे। अच्छा देखो, फील्ड ऐसे चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। अब बात ये, जब खत्म हो ही नहीं रहा, तो अगर तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है, तो इस पॉइंट ऑफ कंसर्न के लिए अगर तुम इतना इनफ डिस्टेंस लो कि ये जो R2 है और ये जो R1 है ये उस तरह से चले जाएं कि अगर तुम करो 1/R1 - 1/R2 तो आंसर 1/R1 ही रह जाए, तो R2 इन्फिनिट होगा। तो पहली बात तो ये हुई कि जीरो अचीव करने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, निग्लिजिबल होता है, जीरो नहीं होता। अब कितना निग्लिजिबल करना है, इट डिपेंड्स। अब मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो बेटा 3 मिलीमीटर पे फील्ड खत्म नहीं होगा, निग्लिजिबल होगा। 4 मिलीमीटर पे भी निग्लिजिबल होगा। तो जो आप करना चाह रहे हैं ना कि इनसाइड आउटसाइड, वो पॉसिबल ही नहीं है। निग्लिजिबल विल रिमेन निग्लिजिबल आप जितना दूर जाते जाएं। तो 2 पॉइंट्स पे तो कंपैरेटिव फील्ड होगा, कंपैरिजन में आ जाएगा। आपको तो ये करना है कि आपको 2 पॉइंट्स लेने, एक पॉइंट वो वाला जहां पे फील्ड इनफ स्ट्रांग हो और एक पॉइंट वो वाला जहां पे फील्ड बिल्कुल वीक हो जाए। नाउ आर यू गेटिंग दैट? यस सर। सो दिस इज द आइडिया। और उस आइडिया में जब आप दोनों डिस्टेंसेस को डील करेंगे तो जो मैं आपको समझा रहा हूं वो इसी तरह ही बनेगा। अब आपकी बात जो आप कहना चाह रहे हैं मैं उस पे आता हूं। एक न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज कितना होता है बताओ जरा? एक 10 न्यूक्लियस power का साइज होता है negative 10 पावर 14. 14 मीटर्स। अब फर्ज करो इसका जो फील्ड है वो यहां पे तुम देखते हो और फिर बहुत दूर जाके यहां पे देखते हो। अब फर्ज करो ये जो डिस्टेंस है ये है फर्ज करो 1 नैनोमीटर और ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे फील्ड हो जाएगा निग्लिजिबल। अब तुमने कितना निग्लिजिबल करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू हसन। तो जब तुम करोगे 1/10 पावर -2 -1/10 पावर -9, तो इसमें मैटर जो करेगा वो यही करेगा 1/10 पावर -9, क्योंकि ये वाला बहुत छोटा हो गया। मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? यस सर। सर तो लाइक इनफिनिट पॉइंट्स में भी कोई एक रेंज चूज करनी पड़ेगी हमें, रेंज चूज करनी पड़ेगी। डिपेंडिंग ऑन। हाँ, कंपैरेटिवली यू नीड अ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड अ वीक फील्ड, क्योंकि जब तुम फील्ड को जीरो कहोगे तो किसी सर्टेन फील्ड के रिस्पेक्टिव कहोगे ना। तुम कहते हो ये चीज कम हो चुकी है, तो उसका कोई रेफरेंस होगा या नहीं होगा? होगा। तो मुझे एक बात बताओ, फर्ज करो एक बंदा एक पॉइंट पी ले ले और एक पॉइंट क्यू ले ले, तो क्या क्यू पी के रिस्पेक्ट से जीरो हो सकता है? बेटा दे आर कंपैरिजन में ना, दे आर इन कंपैरिजन, दे आर कंपेयरेबल। कंपेयरेबल वैल्यूज तो जीरो नहीं हो सकती हैं। आसान जो पॉइंट आप मिस कर रहे हैं ना वो ये है कि फील्ड जो है वो इस तरह डिक्रीज होता है, ठीक है। जब फील्ड इस तरह डिक्रीज होता है तो फील्ड जीरो जो है, अगर तुम पी और क्यू का कंपैरिजन करोगे तो क्यू तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है ना। जो फील्ड का जीरो या निग्लिजिबल है वो भी कंपैरेटिव है, उसके लिए तुम्हें एक पॉइंट यहां पे लेना पड़ेगा। एक्स के मुकाबले में पी भी जीरो और क्यू भी जीरो, लेकिन पी और क्यू आपस में जीरो नहीं है। नाउ आर यू गेटिंग दिस? यस। तो फिर जब कंपैरिजन पे जाएंगे, अब तुम्हें समझ आ गई तुम्हारा आइडिया गलत कहां पे हो रहा है? यस। जिस तरह तुम फील्ड का कट ऑफ पॉइंट ले रहे हो कि अंदर बाहर, तुम इस चक्कर में हो 3 मिलीमीटर अंदर 3.1 मिलीमीटर बाहर, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता। फील्ड का जो जीरो है इट्स द निग्लिजिबल फील्ड, और निग्लिजिबल की जो टर्म है वो है ही रिलेटिव। तो जब रिलेटिव है तो आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पे इनफ स्ट्रॉन्ग फील्ड है और एक पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पे निग्लिजिबल है। तो एक सर्टेन कंट्रास्ट पे आप उसे जीरो कह सकते हैं। अब बताओ। क्लियर सर। तो फिर ये हो गया आपके पास Rx और ये हो गया आपके पास Rp। तो नाउ यू कैन से दैट कि Rp is quite bigger than Rx in such a way that Rx becomes negligible और Rp becomes infinite. So that's why जो P का पॉइंट है उसको हम infinite पॉइंट कह सकते हैं। तो बेटा P जो है ना या Q जो है वो X के लिए infinite पॉइंट है, आपस में नहीं है। Q P के लिए नहीं है infinite, P Q के लिए नहीं है infinite। P और Q दोनों infinite होंगे X के लिए। ठीक है आसान? यस सर। ठीक है। हाना खान बेटा आपको ये जो हमने अभी डिस्कशन की है ये समझ आ गई या कंफ्यूज है इसमें? नहीं सर, मुझे नहीं समझ आया। चलो मैं आपको समझाता हूँ। हसान मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्लास में कहा था कि इन्फिनिट होता है लॉन्ग डिस्टेंस, तो फिर आप मुझे ये बताएं, आपने कहा था इन्फिनिट की भी कोई वैल्यू होती है,
तो हसान मुझे कह रहे हैं कि जब आपने कैलकुलेशन की है और हमें ये प्रूव करने के लिए दिया है, तो आपने एक काम किया है, यहाँ पे आपने यहाँ पे 1/infinite पुट करके उसको 0 कर दिया है। तो हसान कहते हैं जब ये इन्फिनिट होता ही नहीं है, आपने क्लास में कहा था, तो फिर आपने मैथमेटिकली इसको 0 क्यों कर दिया है? पहले आपको सवाल समझ आ गया बेटा? जी सर, ये समझ आ गया। हाँ, हसान का सवाल ये था कि आपने क्लास में कहा था कि जिसको हम इन्फिनिट कहते हैं वो असल में फिजिक्स में आके जो मैथ्स का इन्फिनिट है वो नहीं है, ये लॉन्ग इनफ डिस्टेंस होता है। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने फिर मैथ्स वाला इन्फिनिट पुट करके 0 क्यों कर दिया है? तो मैं इसको ये समझा रहा हूं कि इन्फिनिट जो मैथ्स वाला है या जो फिजिक्स वाला है वो रिलेटिव होता है। तो मैं इसको रिलेटिव का आइडिया समझाने के लिए मैंने एक फील्ड का ग्राफ बना के इसको दिखाया। उस फील्ड के ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिए यहां पे, ठीक है? अब चार्ज यहां पे था और एक पॉइंट मैंने एक्स लिया। तो मैं हसान को यह समझा रहा हूं कि अगर P और Q की बात की जाए तो Q इज नॉट इन्फिनिट विद रिस्पेक्ट टू P। क्यों? क्योंकि Q और P दोनों पे जो फील्ड है इट्स कंपेरेबल, ये आपस में एक दूसरे के लिए 0 नहीं है। P और Q पे जो फील्ड है जब उसको X के मुकाबले में कंपेयर करेंगे तो फिर वो हो जाएगा निग्लिजिबल। तो P एंड Q विल बी इन्फिनिट विद रिस्पेक्ट टू X। तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे 1/डिस्टेंस ऑफ P माइनस 1/डिस्टेंस ऑफ X, तो उसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा -1/डिस्टेंस ऑफ X, क्योंकि P इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उसको इन्फिनिट पुट कर सकेंगे, उसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। ये हमारी हुई है डिस्कशन हना खान बेटा। बेटा अब थोड़ी सी बात समझ आ गई? जी सर। मैं उसको ये समझा रहा था कि P और Q वाले जो पॉइंट है ना वो एक दूसरे के लिए नहीं है इन्फिनिट। जब एक पॉइंट हम लेंगे जहां पे इनफ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और वो चार्ज के बिल्कुल पास होगा, उसके मुकाबले में जब P और Q लेंगे तो वो बन जाएंगे इन्फिनिट। थियोरेटिकली तो इन्फिनिट कहीं पे होता ही नहीं है और फील्ड भी 0 नहीं होता, तो आउटसाइड द फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। फील्ड कैन गेट निग्लिजिबल बट नॉट 0। हसान क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, आई थिंक अब आपका विजन काफी क्लियर होगा। तला राशिद, तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई बेटा? तला राशिद, आर यू देयर? हसान आगे चलते हैं यार। अच्छा अब देखो, वर्क का हमें फार्मूला मिल गया। वर्क का फार्मूला क्या मिला? इट्स -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये किस पे वर्क हो गया? इन्फिनिट पॉइंट से मूव करने में पॉइंट P तक। तो वर्क इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q/R। हना खान बेटा हो गया कॉपी? यस सर। ठीक है। हसान, मुझसे ये सवाल एक बच्चे और ने भी पूछा था 2-3 साल पहले, उसका नाम था मोहम्मद बिन खालिद। तो यही सवाल, सेम सवाल, एंड ही इज द ओनली पर्सन जिसने इससे पहले ये सवाल पूछा था। उसने डिप्लोमा में वर्ल्ड वाइड टॉप किया था और अभी आईवी लीग्स में वो पढ़ रहे, बड़ा काबिल बच्चा था, लेकिन उसने किया खैर IBDP था। अच्छा ये वर्क हो गया, अब आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट आप लिखें व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। तो बेटा हमने जो बात सीखी है वो इस तरह से है कि पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू, इन दिस एग्जांपल इट विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल। ज़ैना बेटा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इज द इंफिनिट पॉइंट। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द इंफिनिट पॉइंट द पोटेंशियल इज चेंज ऑफ पोटेंशियल। समझ आ गई ये बात बेटा? हसान, जी सर। अगली बात, फिर ये इक्वल हो जाएगा किसके? डेल्टा P के। वजह उसकी इट्स +1 कूलम चार्ज, और फिर ये इक्वल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क के। तो वर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं। P का पोटेंशियल होगा नेगेटिव ऑफ -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q/R। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बेटा +1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q/R। आसान फार्मूला समझ आ गया? यस सर। अना खान बेटा आपको आ गया फार्मूला समझ? जी सर, समझ आ गया।
ठीक है बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आप आंसर बताएंगे। आंसर बताएंगी ज़ैनब बेटा। क्वेश्चन है बच्चों बड़ा सिंपल, लिखो व्हाट इज द value of electrical potential energy of a +1 coulomb charge, at a distance of smaller r from a point charge plus q। ये है जी सवाल। पहले तो आप सवाल को समझ लो। आपसे पूछा जा रहा है कि +1 कूलम चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी अगर हम कैपिटल क्यू से उसको डिस्टेंस आर पे रखते हैं। हसन आंसर बताओ, सॉरी मेहर आप बताओ, मेहर क्या आंसर होगा, क्विक। ओके हना खान बेटा आप बताएं। अच्छा कोई भी बच्चा बता सकता है, एनीवन। Sir, 1/4 pi E naught Q bar. बेटा आप सही बता रही हैं। बेटा मैंने वही सवाल ना हाना खान बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ही यही होता है। +1 कूलम चार्ज की जो एनर्जी होती है कैपिटल क्यू के फील्ड में आर डिस्टेंस पे, उसी को पोटेंशियल कहते हैं। बेटा मेरी बात समझ आ गई? यानी कि जो एक पॉजिटिव चार्ज है +Q, अगर हम चले जाते हैं उससे डिस्टेंस, ज़ैना बेटा वेरी गुड, उससे अगर हम चले जाते हैं डिस्टेंस r पे, तो बेटा उससे डिस्टेंस r पे जाके अगर हम यहां पे ले आते हैं इस जगह पे एक +1 कूलम का चार्ज, तो बेटा इस 1 कूलम की जो इलेक्ट्रिकल पीई है इस जगह पे, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसका फार्मूला होगा पॉजिटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q ओवर R। हाना खान बेटा कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, लिखो a point P is at a distance smaller r from a charge plus Q. A +1 coulomb charge placed at P will accelerate, हसान इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। जब P पे हम +1 कूलम को रखेंगे तो +Q की वजह से इट विल एक्सलरेट आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स? सर आउटवर्ड्स। वेरी गुड बेटा, विल एक्सलरेट आउटवर्ड्स। और बेटा क्यों एक्सलरेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। जी बेटा बिकॉज ऑफ रिपल्शन। हाना खान बेटा समझ आ गई बात कि अगर हम +1 कूलम चार्ज से एक डिस्टेंस P पे, जो कि डिस्टेंस R है विद इन फील्ड ऑफ कैपिटल Q, वहां पे रखते हैं +1 कूलम का चार्ज, तो रिपल्शन की वजह से वो आउटवर्ड क्या करेगा, एक्सलरेट। बेटा ये बात आ गई समझ? जी सर, क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है बेटा, सवाल ये है, हाउ मच kinetic energy द +1 कूलम चार्ज, बेटा ग्रामर को इग्नोर कीजिएगा इस सवाल में। हाउ मच kinetic energy द +1 कूलम चार्ज gains in moving from P to infinite point। हसान जब ये इन्फिनिट पॉइंट के टूवर्ड्स जाएगा तो रिपल्शन की वजह से एक्सेलरेट करेगा ना, तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितना कैनेटिक एनर्जी गेन करेगा। हसान ट्राई टू आंसर दिस।
सर जितना पोटेंशियल गेन कर लेगा उस पॉइंट तक उतना ही सारा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो P पे पोटेंशियल था वो वही वाली एनर्जी है जो +1 कूलम चार्ज को एज अ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी? एग्रीड और नॉट? यस सर। हाना खान बेटा इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, मेरी बात सुने। हाना खान बेटा इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है बेटा, बात ये है कि जो हमने बात समझी है उसके हिसाब से अगर चला जाए। यार मैंने अपने अकाउंट का ना पासवर्ड और लॉगिन दिया हुआ है कुछ बच्चों को, तो ड्यूरिंग द क्लास में उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लॉगिन ना किया करें। वो मेरी रिकॉर्डिंग्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, मैंने उनको ईमेल और सारा कुछ दिया हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि बच्चे उसको मिसयूज ही ना कर दें, तो खैर आई हैव नो आइडिया, बच्चों पे ट्रस्ट तो मैंने किया हुआ है, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास लॉगिन ना किया करो। अच्छा, अब जब ये चार्ज +1 कूलम उसको पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा तो इट विल एक्सलरेट, एंड ड्यूरिंग दिस एक्सलरेशन इट विल गेन द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल इनिशियली। तो हाना खान बेटा बहुत सिंपल वर्ड्स में जो हम पोटेंशियल कहते हैं वो असल में वो वाली एनर्जी होती है जो रिपल्शन की वजह से एक्सलरेट जब करेगा +1 कूलम, तो उसको जितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वही पोटेंशियल होता है। बेटा बात समझ आ गई? जी सर, आपका मतलब है कि जो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस ऑफ पोटेंशियल होगा? हाँ, और वही पोटेंशियल होगा, यानी कि +Q जो है इससे अगर हम +1 कूलम चार्ज को P से स्टार्ट करते हैं तो ये करेगा एक्सेलरेट। तो आफ्टर ऑल दैट एक्सेलरेशन जब ये इन्फिनिट पॉइंट पे पहुंच गया फिर ये फर्दर एक्सेलरेट नहीं करेगा। हसन बताओ क्यों? इन्फिनिट पॉइंट सर के बाद फील्ड खत्म हो गया तो फोर्स खत्म हो गया। फील्ड खत्म हो गया या निग्लिजिबल हो गया, इंपैक्ट खत्म हो गया। अब वहां तक पहुंचने में जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की वो भी इक्वल होगी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q ओवर R स्क्वायर के। और इसीलिए हम पोटेंशियल को पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिल रही है, देनी नहीं पड़ रही। इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं कल इंशाल्लाह। कल बल्कि कल ऑफ होगा, परसों से आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल मैं घर पे नहीं हूँगा तो ट्यूसडे इवनिंग क्लास जो है वो ऑफ जाएगी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे वेडनेसडे को। सर आपने आर स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है? बेटा मैंने गलती से लिखा हुआ है। आ गई समझ बेटा आप? जी जी सर। ठीक है बेटा। बच्चों यहाँ से आगे इंशाल्लाह फिर हम वेडनेसडे को कंटिन्यू करेंगे, और इसके जो मुश्किल मुश्किल चीजें हैं वो मुझे थोड़ी सी समझानी है, तो फिर उसके आगे मूव करेंगे, क्योंकि क्लासेस में आपको इसमें होगी डिफिकल्टी। इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। हाफिज सर। जी बेटा, खुदा हाफिज।